बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे नए जो चीफ जस्टिस जो बन चुके हैं याहिया अफरीदी साहब, तो उनका पैदाइशी जायजा हमसे डिस्कस करें और कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस भी करें कि हमारे नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब आया कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पर कुछ इमरान खान साहब के हवाले से भी क्वेश्चंस पेंडिंग है हमारे, उन पर भी प्रेडिक्शंस करनी है। कुछ गवर्नमेंट के हवाले से प्रेडिक्शंस करनी है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस करेंगे हम याहिया अफरीदी साहब के पैदाइशी जायजे को। चलें स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो कोई नॉलेज वाली लगे या तो उसको शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं जी स्टार्ट इनका पैदाइशी जायजा। सबसे पहले मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ, जो मुझे इनकी गूगल से डेट ऑफ बर्थ मिली है, अगर तो ये सही है, 23 जनवरी 1965 इनकी मुझे डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है इनका, अगर सबसे पहले हम बात करें तो इनका जो बर्थ नंबर बनता है वो 5 नंबर बनता है। और अगर हम इनका डेस्टिनी नंबर बनाएं तो वो भी 5 नंबर ही बनता है। तो ये एक नेचुरली तौर पर, ये कुदरती तौर पर समटाइम हो जाता है कि जैसा कि इमरान खान साहब का भी हमने बनाया था पैदाइशी जायजा, तो उनका भी बर्थ नंबर 5 बना था, इनका भी बर्थ नंबर भी 5 है। इमरान खान साहब का डेस्टिनी भी 5 था, इनका भी डेस्टिनी नंबर 5 है। तो यानी सबसे पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। 5 नंबर जिनका भी डेस्टिनी या नंबर हो और साथ उनका अगर बर्थ नंबर भी हो, तो ये एक हमारी न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा एक नंबर माना जाता है। तो ऐसे बंदे के पास एक तो जहीन बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे बंदे, और पॉपुलैरिटी भी उनको मिलती है। और दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करें, मीन्स के 5 नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, जो कि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी ब्रेन का प्लैनेट है, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है, बिजनेस का प्लैनेट है। तो इनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी अगर हम इन दोनों को जमा करें तो इनका 1 नंबर बनता है। 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी गवर्नमेंट है। तो इट मीन्स के ऐसे बंदे के पास अथॉरिटी ज़रूर आती है, गवर्नमेंट पावर ज़रूर आती है ऐसे बंदे के पास। अब हम बात करेंगे कि इनके पैदाइशी जायजे के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब ये पैदा हुए थे तो उस वक़्त राइजिंग साइन, वैसे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें तो इनका एक्वेरियस बनता है, बुर्ज दल्ब बनता है। तो चूँकि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करते, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते होंगे उनको पता होगा कि इस डेट में जो राइजिंग साइन है वो उनका एक्वेरियस बनेगा। तो वैसे अगर वेस्टर्न में बात करें एक्वेरियस वाले, चूँकि ये एक एयर एलिमेंट में आता है एक्वेरियस साइन, तो ऐसे बंदे अक्सर बहुत हमदर्द दिल बंदे होते हैं, ठीक है, जिनका भी एयर एलिमेंट होता है। और अक्सर ऐसे बंदे हवा के घोड़े पर भी सवार रहते हैं, चूँकि एयर एलिमेंट है। तो दूसरे नंबर पर हम इसका, चूँकि हमने वैदिक चार्ट बनाना होता है, तो वैदिक चार्ट के लिए हमें इनका टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इनका एक राशि चार्ट बोलते हैं इसको, जहाँ पर इनका मून पड़ा होगा उसको हम असेंडेंट बना लेंगे तो इनका राशि चार्ट बन जाएगा। मीन्स के लगन चार्ट तो इनका हम कालपुरुष कुंडली का बनाया मैंने। लगन चार्ट की बात करें, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप काइंडली इसको आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे। अगर लगन चार्ट की बात करें तो अच्छा, इनका जो मैंने बताया ना कि चित्रा नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं। चित्रा नक्षत्र जिसमें भी आप पैदा होते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं जब आप पैदा होते हैं। चित्रा नक्षत्र को मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारी मिलिट्री को भी आप जानते हैं रिप्रेजेंट करता है, हमारी फ़ौज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे चित्रा नक्षत्र वाले लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड लोग होते हैं, नंबर 1 तो बात ये है।
और ऐसे बंदे को फादर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लव और अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इनके फादर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाई अथॉरिटी पर रहे होंगे या गवर्नमेंट के हवाले से रहे होंगे। और सेकेंडली ये थोड़ा सा डोमिनेट नेचर के हो सकते हैं। चित्रा नक्षत्र वाले थोड़े से डोमिनेट होते हैं तो इनके एनिमीज भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ जाते हैं, डोमिनेट भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर चित्रा नक्षत्र बेसिकली हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है ऐसा बंदा। अगर हम बात करें इनके पैदाइशी जायचा की तो वेस्टर्न से तो नहीं हम बात करेंगे, हम इनका कालपुरुष का चार्ट होता है वो हम बनाया हमने, और इनका मून्स चार्ट होता है वो हमने बनाया है। तो कालपुरुष में इनके पहले घर में जुपिटर मौजूद है, मीन्स के कालपुरुष का 1 से 12 नंबर तक हमने लिखना होता है, उस हिसाब से फिर ये वैदिक चार्ट हमारा बन जाता है। ये कालपुरुष कुंडली होती है। जुपिटर इनका 9वें और 12वें घर का मालिक होकर इनके पहले घर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लाल किताब से भी इसको तशबीह दे सकते हैं, लाल किताब वाले भी इसको फॉलो करते हैं। तो इट मीन्स के ऐसे बंदे के अंदर कहीं ना कहीं रूहानियत भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है ऐसे बंदे के अंदर, और फादर की झलक भी ऐसे बंदे के अंदर नज़र आती है। और फादर के साथ इनके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, और इनको फादर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में मोहब्बत भी मिलती है और इनको सपोर्ट भी मिलती है। फादर की वजह से इनका नेम भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है ऐसे बंदों का। एनी हाउ जुपिटर लगन में बैठता है तो आपका थोड़ा सा वेट गेन आपको ज़रूर करवाता है। चूँकि इनकी लगन तो नहीं है फिलहाल, ये कालपुरुष कुंडली का चार्ट है। तो जब भी आपके असेंडेंट में ये बैठ जाएगा तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा, एक तो नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा, विजडम आपके अंदर आ जाएगा। जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, तो डेफिनेटली ये इनके लिए ये सूटेबल वर्क है, बुरा नहीं है इनके लिए। ज़ाहिर है पहले ये लॉयर होंगे, अब ये चीफ जस्टिस बने हैं। सेकंड हाउस में राहु है, इनका 27 डिग्री पर है। जुपिटर इनका अभी हम बात कर रहे थे, जुपिटर जो है वो इनका 1 नंबर में बैठा है, 23 डिग्री पर अवेलेबल है। राहु 27 डिग्री पर है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो राहु 13 डिग्री पर अवेलेबल है। थर्ड हाउस में कोई नहीं है, चौथे घर में कोई नहीं, 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और छठे घर में इनके मार्स और मून है। देखिए छठा घर हमारा एनिमीज को शो करता है, हमारी हेल्थ को शो करता है, हमारे जो लॉयर हजरात होते हैं अच्छे अच्छे उनको शो करता है। मार्स जब आपका, चूँकि ये आपके पहले घर का मालिक है, तो मार्स छठे घर में आ जाता है तो एक आपको बहुत अच्छा लॉयर बना देता है, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते। और साथ मून की प्लेसमेंट है, मून आपके चौथे घर का मालिक है, तो आप बड़े मन के साथ अपने काम को करते हैं। मून आपका मन है, आपकी मदर है, आपका होम लैंड है, तो आप अपने होम लैंड के लिए कुछ ना कुछ लोगों की खिदमत भी ज़रूर करते होंगे। अगर आप एक लॉयर हैं, ज़ाहिर है आप लॉयर भी रहे हैं, तो लोगों की खिदमत का जज्बा भी आपके अंदर मौजूद है, चाहे अपनी फैमिली के हवाले से हो, अपनी मदर के हवाले से हो, लेकिन आपके अंदर एक दिली जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, इसी बिना पर चूँकि आपका ये मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा आपको लेना पड़ता है। आपके जो भी आपका सोशल वर्क होता है उसमें लॉयर हैं आप, या इस तरह से। 7वें घर में कोई प्लैनेट नहीं, 8वें घर में डेफिनेटली केतु होगा। जब दूसरे में राहु होगा तो 180 डिग्री पर केतु भी उसी डिग्री पर ही होगा, 27 से माइनस करें तो 13 डिग्री पर। मरकरी वीनस इनका सेम डिग्री 20 डिग्री पर 9वें घर में बैठे हुए हैं, मीन्स के सेजिटेरियस की राशि में बैठे हुए हैं इनके मरकरी और वीनस। ठीक है, तो ये वैसे तो इनके न्यूट्रल कंसीडर किए जाएंगे, यहाँ पर बुरे नहीं कंसीडर किए जाते। सन इनका 10वें घर में बैठा हुआ है, सैटर्न की राशि में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है। इट मीन्स के ऐसे बंदे के पास गवर्नमेंट से लिंक इनका बनता रहता है, गवर्नमेंट से पावर मिलती है, अथॉरिटी इनको मिलती है। सैटर्न इनका 11वें घर में अपने ही घर में अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा है इनके लिए, ये सैटर्न है। 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है। अगर हम इनका मून चार्ट की बात करें तो मून चार्ट जो है वो इनका फर्स्ट हाउस में मार्स मून आ जाएगा, जो कि अंदर से इनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर बना देगा। और थर्ड हाउस में केतु आ जाएगा इनका, 9th हाउस में राहु आ जाएगा, और इसी तरह से वीनस और मरकरी इनका चौथे घर में आ जाएगा।
और ये जुपिटर की राशि में है, 9 नंबर में पड़े हुए हैं। और इनका सन जो है वो 5वें घर में आ जाएगा, सैटर्न गया तो 6ठे घर में, 7वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है। और ये मून चार्ट की बात कर रहा हूँ, 8वें घर में जुपिटर इनका अवेलेबल होगा, लेकिन फ्रेंडली साइन के साथ जुपिटर अवेलेबल है इनका। 10वें में कोई नहीं है, 11वें में कोई नहीं है, 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है। ट्रांजिट में आए तो ट्रांजिट में इनके इस वक्त आपके जुपिटर इनका जो कि इनकी एरीज साइन में बैठा हुआ है यहाँ पर चल रहा है, इनके टॉरस साइन में चल रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। और मून मार्स इनके जब ये बने हैं हमारे चीफ जस्टिस, तो मून और मार्स का इनका, या जब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मून मार्स का इनका कंजंक्शन भी बना हुआ, जो कि इनके पैदाइशी जायचा में भी बना हुआ है। ये भी एक इंडिकेशन होती है जब प्लैनेट्स आपके ट्रांजिट में वो सूरत हाल में आ जाएं और पैदाइशी जायचा में भी सूरत हाल में वैसे ही हो, सेम पोजीशन में हो, तो फिर भी आपको कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर आती है, जो कि आपको देखने को अभी मिली है। एनीहाउ ये इनका हमने ट्रांजिट में 6ठे घर में इनके अभी जो प्लैनेट चल रहा है, इनके केतु चल रहा है। और 7वें घर में सन और मरकरी, सन नीच का चल रहा है इनका, मरकरी भी 7वें घर से चल रहा है। और 8वें घर में इनका वीनस 8वें घर से, 9वें 10वें में कोई नहीं है। एक्वेरियस सैटर्न, एक्वेरियस जो है वो सैटर्न की राशि में ही अपने घर में अवेलेबल है, राहु 12वें घर में है। तो ये कुल मिलाकर इनका चार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को अकाउंट करना होता है। एक तो इनका नक्षत्र मैंने आपको बताया कि ये इस नेचर के बंदे हैं। दूसरे नंबर पर इनके जो टाइम होता है, एक हमारी महादशा होती है, उसको हमने देखना ज़रूरी होता है, अंतरदशा को देखना ज़रूरी होता है। इनकी 2023 से ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2023 से इनकी जो महादशा चेंज हुई है, इनकी सैटर्न की पहले महादशा चल रही थी, सैटर्न की इनकी महादशा बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी महादशा थी। और मरकरी की अब इनकी महादशा शुरू हो चुकी है 2023 के मिड से। तो अब ये इनकी मरकरी की महादशा ऑलमोस्ट 16 साल से 18 साल तक मुहित होती है। ये मरकरी की महादशा इनकी लंबा टाइम है। मरकरी इनका 9वें घर में 20 डिग्री पर है, वीनस भी 20 डिग्री पर बैठा हुआ है इनका। अच्छा, यहाँ पर अब कुल मिलाकर जो प्रेडिक्शंस हम निकालेंगे इनकी, नंबर 1 तो ऐसे बंदे जो हैं बुरे नहीं होते, क्योंकि इनके काफ़ी प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। फ्रेंडली साइंस में इनके प्लैनेट्स बैठे हों तो ये बंदा अच्छा होता है। मरकरी इनका जुपिटर की राशि में है, विजडम बहुत ज़्यादा इनका, कोई भी काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा विजडम, नॉलेज इनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, और अपने नॉलेज के बिहाव पर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। तो वीनस चूँकि लग्जरी है, इनका पैसा है, दौलत है, फीमेल्स हैं, तो इनके स्पाउस भी हैं। एनीहाउ इनके पर्सनल मैटर्स पर हमने नहीं जाना, हमने बात करनी है कि आया कि अच्छा, इसमें मेरी जो कैलकुलेशंस है ना, वो ये है कि जो हमारे ये या अफरीदी साहब हैं, नए चीफ जस्टिस साहब हैं, चूँकि इनका टेनोर तो अभी नहीं बनता था, अभी तो मंसूर अली शाह साहब का बनता था। तो इनको आप समझ लें कि जिस तरह से इन्हें कोई ओहदा मिला है, सडन से एक ओहदा मिला है, तो सडन से ओहदा मिलने की भी रीज़न आपके सामने ही है, ठीक है। तो जो मैंने आपका चार्ट आपके सामने इनका चार्ट डिस्कस किया है, कुछ इनको लक की भी काफ़ी ज़्यादा फेवर है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनका टाइम चल रहा है, ये टाइम इनका चूँकि ये डोमिनेट तो है, ये डिसीजंस ऐसे मीन्स के इनको अपने नफ़े नुकसान का बहुत ज़्यादा पता होता है। वीनस मरकरी सेम डिग्री पर बैठे हुए, दिमाग की वजह से ये पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली ये टाइम इनका ब्रेन का टाइम है, दिमाग से काम लेने का टाइम है। लेकिन जब ट्रांजिट्स में कुछ सूरत हाल होती है, तो आप मेरी प्रेडिक्शन ये है कि चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब हैं, अफरीदी साहब, ये आपको फ्यूचर में ऐसे बंदे हैं कि ये कभी भी किसी का हक नहीं मारेंगे। हो सकता है कि ये इन फ्यूचर 1 से 2 या 3 मंथ में या रिसेंटली ये अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और ये ट्रांसफ़र कर दें अपने ओहदे को
जिनका ये एक आइनी हक बनता है, जैसे कि मंसूर अली शाह साहब का एक आइनी हक बनता है, तो उनको ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस ओहदे को रिज़ाइन भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी पावर अथॉरिटी को कोई बंदा रिफ्यूज़ नहीं करता और ना ही इससे रिज़ाइन करने की कोशिश करता है, वो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। लेकिन जो मैंने इनकी कैलकुलेशंस की हैं, काफ़ी वर्कआउट किया है इनके, क्योंकि इनके मार्स और मून की जो मुझे प्लेसमेंट नज़र आ रही है वो इनको काफ़ी ज़्यादा अंदर से एक एग्रेसिव इंसान बनाती है और हमदर्द भी बनाती है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं अपने कुछ अना की वजह से, अपने एग्रेसिवपन की वजह से कुछ ऐसा डोमिनेट डिसीजन लेंगे कि जिसकी वजह से ये अपने ओहदे से दस्तबरदार भी हो सकते हैं। तो ये चंद आने वाले दिनों में और चंद आने वाले महीनों में आपको इंशाल्लाह ताला इसका पता चल जाएगा। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की बात करें, तो इमरान खान साहब के लिए स्टिल अभी जो उनका टाइम चल रहा है वो मैंने सितंबर से ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट करता आ रहा हूँ कि उनके लिए अब अच्छा ही टाइम है। तो फ्यूचर में भी उनके लिए अब जाकर अक्टूबर जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा 11 नवंबर से, तो इमरान खान साहब के लिए भी अच्छे दौर का बहुत अच्छा आगाज़ होगा। वैसे तो मैं काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि उनका बुरा टाइम मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर चुका है। बुशरा बीबी की भी रहाई बिल्कुल हो जाएगी, और उनकी जैसा कि कानूनी तौर पर तो हो चुकी है, लेकिन फिज़िकली भी वो आपको देखने को नज़र आएंगे। और नवंबर में इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब भी हमें अवाम में, पब्लिक में नज़र आएंगे, क्योंकि हस्बे मंशा जो काम उनको चाहिए थे वो उनके हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो सूरत हाल है जो प्लैनेट्स की थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें आप अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करें। और मेरी अभी भी प्रेडिक्शंस हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये आने वाले हमारे मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ज़रूर बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको लास्ट में आपको बता दूं कि ये कोई भी गैब का इल्म नहीं होता, ये जस्ट हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। ये मेरी सारी प्रेडिक्शंस सही नहीं होती, और ये अल्लाह का करम है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सही नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हरफ आखिर अल्लाह ताला की ज़ात है। ये हमने जस्ट एक ये जैसे मैंने इनका पैदाइशी ढांचा बनाया, इसी तरह इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का, पाकिस्तान का, तो इसको हमने जस्ट पढ़ना होता है, रीड करना होता है। हमने इनको रीड करके आपके सामने जो वाज़ेह सूरत हाल होती है, जो हमारे इल्म कहता है और जो हमारी कैलकुलेशंस होती है, हर बंदे की कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो लेकिन जो मेरी कैलकुलेशंस है इसमें इल्म की बुनियाद पर ही होती है। आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तो ये जस्ट हमारी नाक़स सी कैलकुलेशंस होती हैं, एक अंदाज़े होते हैं। जैसे ऑकल्ट साइंस इसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, पामिस्ट्री को भी, तो उसी बेस पर आप लिया करें इसको। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रेडिक्शन जो है वो 100% ठीक हो। 100% जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, किसी भी शिर्क से बचाए। तो ये हमारी जस्ट कैलकुलेशंस होती हैं। जैसा कि आप देखते हैं इंटरनेट पर भी कि 100% आपके यहाँ आ रहा है कि बारिश होगी, तो नहीं भी होती बारिश, 100% पर भी नहीं होती। कोई तूफ़ान आता है, कहते हैं जी आप ये सब कुछ खाली कर दें, तूफ़ान आने वाला है, तो समटाइम नहीं आता, अल्लाह ताला रुख उधर मोड़ देता है। तो यही चीज़ है कि हमने तो जस्ट हमारे सामने जो चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना होता है। तो ये कोई गैब का इल्म तो है नहीं, तो इसलिए आप इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह से देखा करें, तो इल्म की हद तक ही इसको आप लिया करें। सिर्फ बिलीव अल्लाह ताला पर ही किया करें, किसी भी आप बंदे पर बिलीव ना करें। ये हमारी जस्ट कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशंस हमारी गलत भी हो जाती हैं और कभी कभार ठीक भी हो जाती हैं। एनीहाउ, तो अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह, और मुझे इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा से आपके पास नए टॉपिक के साथ मैं ज़रूर हाज़िर